आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग संसाधन के अंतर्गत भूमि संसाधन से परिचित हो चुके हैं। भूमि संसाधन के तहत ही मृदा संसाधन को भी जान चुके हैं। अब मृदा संसाधन का पूरा अध्ययन करने के बाद हम लोग इस परिणाम पे पहुँचे थे कि इसका निम्नीकरण भी बहुतायत से हो रहा है। तो आज हम लोग इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे भूक्षरण और भू संरक्षण, यानी कि भूमि का कटाव। भूक्षरण में भूमि का कटाव, तो भूमि का कटाव कैसे हो रहा है और उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि उसका संरक्षण कैसे कर पाए। तो भूक्षरण कैसी प्रक्रिया को कहा जाता है? तो किसी भी मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना या गमन होना ही भूक्षरण के अंतर्गत आता है। इसको प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, प्राकृतिक कारक और मानवीय अनुक्रिया। प्राकृतिक कारक के तहत, प्राकृतिक कारक में प्रकृति द्वारा घटने वाली घटनाएं जो होती हैं, जैसे बारिश का होना, बर्फ़ का पड़ना, इन सब के द्वारा भी क्या हो जाता है, जितने भी मिट्टी हैं ऊपर के परत वो कटते छटते रहते। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि गतिशील जल यानी जो बह रहा है जल, वो आसपास की मिट्टियों को काटते हुए आगे बढ़ जाता है। तो वैसे हिसाब से भी हम लोग क्या देखते हैं कि भूमि में क्षरण प्रक्रिया हो रही है, यानी वह कट पिट रहा है। दूसरा है नदियाँ भी भूक्षरण का एक बहुत ही बड़ा, अगर देखा जाए तो ये अपर्दन दूत में शामिल है। ये नदी जो होती है वो पहले ही क्रम में जब पहाड़ से निकलती है उसी समय काट छांट की क्रिया इतनी अधिक करती है कि उस पहाड़ इलाके को भी काटते छाटते हुए आगे की ओर बढ़ती जाती है, और जहाँ मैदान में उतरती है उस मैदान को भी काटते छाटते हुए आगे की ओर अपर्दन और निक्षेपण क्रिया करते हुए आगे बढ़ जाती है। तो नदी जो है वो प्राकृतिक कारकों में बहुत ही तूफानी चीज़ है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे वायु किस तरह से प्रभावित करता है। तो वायु जो है वो मरुस्थलीय इलाकों में जहाँ मिट्टी असंगठित किस्म की होती है, यानी एक दूसरे में कोई परस्पर संबंध नहीं होता है, वैसे मिट्टी को हवा क्या करती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को उड़ा ले जाती है। तो उस संदर्भ में उस स्थान पर अब क्या हो जाता है, खालीपन हो जाता है। तो यह वायु भी भूक्षरण का एक बहुत बड़ा कारक दिखता है। हिमानी जो है वह पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ बर्फ़ जमा होता है उस हिम क्षेत्र में वो जो भीतर में अब दाब की वजह से ताप बढ़ जाता है और उसमें वो चलन होता है, गतिशील होता है और भीतर ही भीतर पर्वतों को काटता है। तो इस तरह से ये भूक्षरण का एक बहुत ही बड़ा कारक बनता है। समुद्री लहरें कैसी होती हैं? तो समुद्र के किनारों से जो थपेड़े पड़ते हैं स्थलों पर, उनमें वो कटाव का क्रम बढ़ता है और उसको काट ले जाता है, जिससे ज़मीन जो होता है वो क्षरण का शिकार हो जाता है। भूतापन अब क्या है? जब भूतापन, जलवायु परिवर्तन और असामयिक वर्षा पर अगर हम लोग ध्यान दें तो यह जो प्रक्रम होता है ये हम मानवों की ही देन है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई तरह के उद्योग धंधे और कई तरह के ये कार्यक्रम जो किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि भूतापन की स्थितियां बढ़ती हैं। हम अपने घर द्वार को बनाने के लिए जंगलों को काट लेते हैं और क्या क्या, उसको हम लोग मानवीय अनुक्रिया में देखेंगे। लेकिन मानवीय अनुक्रिया के पहले ये जो प्राकृतिक कारक में भूतापन, जलवायु परिवर्तन और असामयिक वर्षा यह लिखा हुआ है, यह इसी वजह से है कि मानवीय अनुक्रियाओं के दौरान जो प्रकृति को एक घाटा होता है, ह्रास होता है, उसके दौरान भूतापन और जलवायु परिवर्तन और असामयिक वर्षा जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो असामयिक वर्षा में हम लोग देखते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि अतिवृष्टि हो जाती है और कभी कभी अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि मीन अत्यधिक वर्षा होना। तो अत्यधिक जब वर्षा होती है तो वहाँ की मिट्टी को क्या करती है, कई नालिकाओं से बहेगी, पानी बहेगा, तो वो मिट्टी को काटते छाटते हुए आगे बढ़ जाता है। तो वहाँ पर अतिवृष्टि की वजह से भी क्या होते हैं, ऊपरी धूलकण वो बह जाते हैं। अनावृष्टि की वजह से क्या होता है कि जब कभी सूखा पड़ा रहेगा, यानी कि सूखे की स्थिति होगी, कम वर्षा होगी, तो जितने भी
ऊपर वाले सतह पर मिट्टी है वो सूख जाएगी। सूखेगी तो वायु के कारण क्या हो जाएगी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाएगी। तो ऐसे में ये भूक्षरण की पूरी स्थितियाँ हम लोग देखते हैं प्राकृतिक तौर पर। ये ऊपर से नीचे सबको हम लोगों ने क्रमशः जान लिया। अब आएंगे मानवीय अनुक्रिया। मानवीय अनुक्रिया में यह इतना प्रभावित करता है कि हद से बाहर। हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि क्या करते हैं, जितना भी प्रकृति प्रदत्त उपहार समझ करके उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे वनोन्मूलन पहला हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वनोन्मूलन। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वनों को सिरे से काटना प्रारंभ कर देता है कि वहाँ पर कोई सड़क बनाएंगे या यातायात के सुगम रास्तों को तैयार कर लेंगे या फिर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे या फिर बस्तियाँ करेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, वनों का विनाश करते जा रहे हैं। और वनों का विनाश से मात्र यही नहीं है कि हमको पर्यावरण शुद्ध नहीं मिलेगा, और ये वन जो होते हैं, पेड़ों का गुण होता है कि मिट्टी को जकड़ के पकड़ के रखना। उस चीज़ को अगर हम लोग काट देंगे तो मिट्टी जो होगी वो खुली सी पड़ जाएगी और नदियों द्वारा या बारिश द्वारा या हवा द्वारा अब वो कैसी हो जाएगी, प्रभावित होगी। यानी उस पर भी क्षरण का कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। और दूसरा यह कि वन का विनाश किए तो पर्यावरण दूषित हुआ और प्लस हमारा भूमि भी। दूसरा है अति पशुचारण। यहाँ पर ध्यान देना है, सिर्फ पशुचारण नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है अति पशुचारण। यानी पशुचारण कराना गलत बात नहीं है। पशु हमारे भारत में, पूरे विश्व में बहुत ही अच्छे स्तर पे पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पशुचारण कराना नहीं है। लेकिन अति पशुचारण की जो स्थिति बनती है वह क्या होता है, वह भूमि को बर्बाद करता है। वो क्या होता है कि वो बहुत सारे जब पशु जा कर के किसी क्षेत्र में और घास को उखाड़ना शुरू करते हैं तो घास के साथ मिट्टी भी उखड़ जाती है और साथ ही उनके खुर से मिट्टी भी क्या होती है, उखड़ती है। और उखड़ने के बाद वह हवा द्वारा या अन्य स्रोतों द्वारा वो वहाँ से हट जाता है। या फिर ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा क्षेत्र वीरान पड़ जाता है, यानी अब वहाँ पर घास नहीं प्राप्त होता है। तो वैसे में वो घास जहाँ पर पकड़े हुए था मिट्टी को, वो अब क्या हो जाता है, खुला छूट जाता है और वो किसका शिकार हो जाता है, भूक्षरण का। तीसरा है खनिज खनन के उपरांत किसी भी खदान को खुला अगर हम लोग छोड़ देंगे तो क्या होगा, एक तो उसमें से निकली हुई मिट्टी जो बाहर किनारों पर रखे हुए हैं वो मिट्टी दूसरे खेतों में उड़ करके उन खेतों को भी बर्बाद करेगी और साथ में उस एरिया में जो मिट्टी पड़ा हुआ है उस क्षेत्र को भी वो क्या कर रही है, बर्बाद कर रही है। और न तो और वो जो गड्ढा है वह भी खतरनाक हो जाता है, वो कई अवनालिकाओं द्वारा उसमें पानी और गाद भरना शुरू हो जाता है और मिट्टी का कटाव प्रारंभ रहता है। अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई कैसे करता है भूक्षरण को प्रभावित, तो किसी भी खेत को अत्यधिक उत्पादन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार बोते हैं तो फसलों के अनुसार उसमें पानी भी उतना देना पड़ता है। तो जब कभी भी किसी भी खेत में अत्यधिक सिंचाई करने लगते हैं तो उसका जो पीएच मान होता है वो या तो घट जाता है या फिर क्या होता है, खराब हो जाता है। तो वैसी स्थिति में अत्यधिक सिंचाई के कारण ही जल आक्रांतता भी बढ़ती है। ध्यान देना, जल आक्रांतता आ जाता है क्वेश्चन में कि जल आक्रांतता से आप क्या समझते हो, तो अत्यधिक सिंचाई का होना ही जल आक्रांतता है। नेक्स्ट है उसके बाद अत्यधिक सिंचाई के क्षेत्र में आ जाता है पंजाब हरियाणा, यह जो एरिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो उस एरिया में क्या होता है कि अत्यधिक सिंचाई की वजह से जो पौधे हैं अब निम्नीकरण की ओर वो भूमि जा रही है। अब है खनिज आधारित उद्योग में लापरवाही। अब ये क्या होता है, तो खनिज आधारित वैसा उद्योग जिसमें चूना पत्थर खड़िया इन सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कि सीमेंट बनाना या फिर कोई मूर्ति बनाना। तो वैसे में हम क्या करते हैं कि मिट्टी को डस्ट के रूप में, धूल के रूप में तैयार करते हैं। तो वो धूलकण जो होते हैं वो पास पड़ोस के खेतों में, क्षेत्रों में फैल करके वहाँ पर पानी सूखने की क्षमता को अब वो समाप्त कर देते हैं, ह्रास लाते हैं उसमें। तो खनिज आधारित उद्योग भी क्या करते हैं, वो अगर उसमें लापरवाही बरती जाती है तो पूरे क्षेत्र को भूक्षरण का शिकार
कर देते हैं। नेक्स्ट है खेती में अत्यधिक रसायन का उपयोग। अब खेती करने के प्रक्रम में हम क्या करते हैं कि चाहत हमारी होती है कि थोड़े से खेत में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि हम बहुत तेरे रसायन का उपयोग करते हैं, यानी खाद का उपयोग करते हैं और कीटनाशी दवाओं का भी उपयोग करते हैं, जिससे उस ज़मीन का जो अवमूल्यन होता है वो होते जाता है, यानी उसके मूल्य में गिरावट होता है, उसमें ह्रास आता है। तो अत्यधिक उत्पादन की चाहत में हम लोग क्या करते हैं, उसमें रसायन और कीटनाशी दवाओं का उपयोग करके और उसको बर्बाद कर देते हैं, यानी भूक्षरण का शिकार कर देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भूक्षरण के कारण मिट्टी की स्थिरता और उर्वरता में कमी आ रही है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी क्षेत्र हैं वो रेतीले होते जा रहे हैं, क्योंकि वायु अपर्दित हो रहे हैं तो वो रेतीले होते जा रहे हैं। नदियों में गाद बढ़ते जा रहा है, तो अपर्दन और काट छाट की क्रिया से क्या हो रहा है, उसमें गाद बढ़ते जा रहा है, यानी वो उथली होती जा रही है। ये सब हमारे समक्ष समस्याएं आती जा रही हैं। हमारे क्षेत्र रेतीले होते जा रहे हैं, नदियां हैं उनमें गाद बढ़ते जा रहा है, और जितने भी सागर तट के इलाके हैं वो कट छट करके और सागर में विलीन होते जा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि इस पर बहुत ही गहराई से सोचना है, और यह अकाट्य सत्य है कि हम लोगों का 95% जितनी भी आवश्यकताएं हैं इस धरती से ही पूरी होती हैं। तो जब इस धरती से हम इतने प्रतिशत हिस्सा का उपभोग अपने जीवन में कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा संरक्षण करने का परम कर्तव्य बनता है। तो वैसे में संरक्षण के लिए अब हम क्या करेंगे कि संरक्षण हेतु जो कदम उठाएंगे, पहला हम ध्यान देंगे कि जो हमारी मानवीय अनुक्रियाएं हैं इसी पर हमारा वश चल सकता है, उसी में हम सुधार कर सकते हैं। जो प्राकृतिक कारक हैं उसमें अपने दिमाग के अनुसार कुछ कमी ला सकते हैं, उसको पूर्णतया रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मानवीय अनुक्रियाओं पर हम पूर्णतया रोक अपने सुविधानुसार कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा विकास का प्रक्रम होगा उसमें उसका उपयोग लेंगे। जैसे है वनोन्मूलन, तो वनोन्मूलन में हम क्या करेंगे कि वनों की कटाई छटाई अत्यधिक न करके वन रोपण शुरू करेंगे, यानी कि अपने ज़रूरत अनुसार हम पेड़ काट भी लिए तो वहाँ पर एक नया पेड़ लगा देंगे। पहला हो जाएगा वन रोपण। अब इस वन रोपण को एक कार्यक्रम का रूप सरकार की ओर से भी दिया जा सकता है, या फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भी दिया जा सकता है, या फिर तुम भी किशोर वर्ग एक व्यवस्था बना करके, अपना एक टीम बना करके इस चीज़ को सफल बना सकते हो कि अपने क्षेत्र में जो भी खाली जगह है वहाँ पर क्या करेंगे, वन को लगाएंगे, पेड़ों को लगाएंगे। दूसरा है अति पशुचारण जो है, यानी कि पशुचारण कराएंगे लेकिन अति नहीं, यानी एक किनारे से अगर हम लोग पशुओं को चराना शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ाएं तो क्या होगा कि एक तरफ का फिर घास आया रहेगा और दूसरी तरफ फिर वो क्या होगा, कटते छटते जाएगा। तो वैसे में हम पशुचारण पे नियंत्रण करके, पशुचारण नियंत्रण को अपनाकर भी क्या कर सकते हैं, मिट्टी के भूक्षरण को रोक सकते हैं। तीसरा है खनिज खनन नियंत्रण। इस पर भी यह नहीं सोचना है कि अब विकास कैसे होगा, खनिज तो खोदाएगा ही नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खनिज हम लेंगे लेकिन उसका अगर वहाँ से निष्कासन खत्म हो चुका है, खदान को बंद करना है, तो उस मिट्टी को वहाँ पर ढकेल करके और उस गड्ढे को भर लेंगे ताकि वह हमारे लिए एक क्षेत्र का काम भी करे। चौथा है अत्यधिक सिंचाई जो है, इसको हम क्या करेंगे, अपनी सूझबूझ से अब जितना उस खेत को पानी चाहिए वैसे ड्रिप सिंचाई वगैरह भी अगर चाहिए तो उस तरह की सिंचाई को अपना करके हम क्या कर सकते हैं, उस खेत को बचा सकते हैं।
खनिज आधारित उद्योग में लापरवाही, तो खनिज आधारित उद्योग में हम क्या करेंगे, खनिज आधारित उद्योग में थोड़ा सा विवेकपूर्ण ढंग से कि उसका ऐसा कार्यक्रम हम लोग करें कि उसका डस्ट आगे अन्य जगहों में अन्यत्र न फेंकाए। नेक्स्ट है खेती में अत्यधिक रसायन का उपयोग, तो हम लोग खेती में रसायन की जगह पर जैविक खाद को अपनाएं। किसको लगाएं, जैविक खाद। जैविक खाद को जब अपनाएंगे तो उस खेत की गुणवत्ता बनी रहेगी और भूक्षरण का भी कार्य नहीं होगा और अन्य तरह की कठिनाइयाँ भी नहीं आएंगी। तो ये जो प्रक्रम हुए इसके मुताबिक हुए। अब हम लोग अन्य में देखेंगे कि वायु द्वारा जो खेत कट जाता है उसमें हम क्या करेंगे कि इसको रोकने के लिए पट्टिका कृषि को अपनाएंगे। पट्टिका कृषि क्या होती है कि इसमें छोटे पौधों को, बड़े पौधों के बीच छोटे पौधों को लगा दिया जाता है ताकि जो धूल कण की तरह जो वायु के साथ जो मिट्टी उड़ रहा है वो रुक जाए। तो वैसी स्थिति में पट्टिका कृषि काफ़ी कारगर होती है वायु अपवर्तित क्षेत्रों में। छठा होता है पर्वतीय कृषि के लिए सोपानी कृषि। सोपानी कृषि को अपना करके हम क्या करेंगे कि जब सोपानी कृषि करेंगे तो सीढ़ीदार, उसमें मिट्टी का कटाव अत्यधिक नहीं होगा और अपने सामान जो भी हम बोए रहेंगे उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। और इसी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में ही समोच्च रेखीय कृषि जो होती है, यानी कि कहने का अर्थ कि जैसी ऊंचाई, यहाँ पर मान लीजिए एक समान की ऊंचाई है तो इसको एक साथ जोड़ लिया जाएगा, फिर इतने का एक साथ ऐसा कृषि करके जोत करके, और यानी समोच्च रही, ये 100 मीटर है, ये 200 है, ऐसा है अगर, तो इसको क्या किया जाएगा, उस हिसाब से हम लोग उसकी जुताई और बुआई कर सकते हैं। तो उस समय भी यह मिट्टी कटेगी नहीं। इस तरह से हम लोग पाते हैं कि अपना अगर सीमित संसाधन है ये भूभाग, तो सीमित संसाधन को किस तरह से अपने जीवन के लिए सदुपयोगी बनाए, तो हमको पैनी नज़र रखनी पड़ेगी और संरक्षण के संदर्भ में सारे कदमों को बखूबी उठाना पड़ेगा। और इसके लिए हम सब मिलकर के एक साथ कार्य करें, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सीमित संसाधन को संरक्षित और सुरक्षित कर सकते हैं। इसी के साथ भू क्षरण और भू संरक्षण दोनों पर विचार पूर्ण अपना मत देते हुए कि आप भी इसके साथ सहभागी रहें, धरती को बचाएं, क्योंकि यह सीमित संसाधन है और यह हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके बिना हमारा जीवन ही नहीं रह सकता है। आशा है जितनी आज बातें हुई आप सबको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप लोग अध्ययनरत रहें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।